मेरे साथ इस वक्त मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक पर्सन सैयद कासिम रसूल इलियास साहब मौजूद हैं। कासिम साहब, आज सुनवाई पूरी तरीके से नहीं हो पाई जिस चीज़ की उम्मीद थी। सबसे मेन चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा कि शुरुआत से आप लोग जब कोर्ट में गए, जब बेंच बैठी, सुनवाई शुरू हुई, क्या कुछ हुआ अभी तक, जो क्या कुछ अभी तक कहा गया कोर्ट की तरफ से? देखिए, जैसे ही बेंच बैठी है, हमारे चीफ जस्टिस ने पूछा लोगों से कि चूंकि मैं इसको बहुत तफसील से सुन नहीं सकता हूँ और बेहतर यह है कि अगले चीफ जस्टिस को सुने, तो आप लोगों की क्या राय है। तो इस पर सरकारी वकील ने भी और हमारे वकीलों ने भी ये कहा कि आपकी बात सही है, अगली चीफ जस्टिस के हवाले कर दिया जाए, इसलिए कि आपका कार्यकाल अब 2-4 दिन में ख़त्म होने वाला है। 13 मई को ख़त्म हो जाएगा। तो ज़ाहिर है कि आप इसको तफसील सुन नहीं सकेंगे और कोई आदेश पास भी नहीं कर सकेंगे। तो बेहतर ये कि इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए। दूसरा सवाल मेरा ये है कि सरकार ने तकरीबन 1000 के आसपास पेजेस का हलफनामा दायर किया है, जिसमें कई सारी चीज़ें पॉइंट्स को रखा गया है। क्या क्या पॉइंट थे जो आप लोगों के सामने आए हों, या क्या कुछ क्योंकि आप लोगों ने उसका फिर रिजॉइंडर भी दिया है कुछ का? देखिए, पहली बात तो ये है कि सरकार ने जो हलफनामा दिया है वो झूठ पर, ब्लंडर्स पर मबनी है। उसमें इतने झूठ बोले गए हैं जिसकी इंतहा नहीं। पहली बात उन्होंने ये कही कि ये जो वक्फ की ज़मीनें 2013 से लेकर अब तक के 3 गुना बढ़ गई है। अच्छा। तो सवाल ये पैदा होता है कि कैसे बढ़ी है 3 गुना। तो एक प्रॉपर्टी है, उसके अंदर ईदगाह भी है, उसके अंदर मस्जिद भी है, उसके अंदर कब्रिस्तान भी है। अब आपने उसको 3 टुकड़ों में बांट दिया, उसको 3 प्रॉपर्टी दिखा दिया, तो 3 गुना तो बढ़ी जाएगी वो। प्रॉपर्टी के एरिया में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर कुछ एकड़ ज़मीन थी, वो उतनी एकड़ ज़मीन बाकी है, प्रॉपर्टी बढ़ गई है। इसके अगेंस्ट आप लोगों ने कोई जवाब दिया? हाँ, हमने जवाब दिया है। हमने तफसील से बताया कि ये हमने तो पूरा सर्वे सबमिट किया है कोर्ट के सामने, वामसी के पोर्टल से, यहाँ से लेकर हमने पूरा सर्वे सबमिट किया है। ये प्रॉपर्टी 2013 में थी, ये इन एक प्रॉपर्टी थी। अब इन्होंने इसको 3 हिस्सों में बांट दिया है। तो ये धोखा देने की कोशिश है। क्या उम्मीद लग रही है आप लोगों को? नहीं, हमें उम्मीद है कि हमारा केस बहुत मजबूत है और हमें उम्मीद है कि कोई भी जज आए, वो फैसला तो बहरहाल हमारे हक में होना चाहिए। इसलिए कि जेपीसी के जो बुनियादी बात यह है कि जो धार्मिक स्थल है, जो इंडाउमेंट है, हिंदू इंडाउमेंट है, सिख इंडाउमेंट है, वो इंडाउमेंट में तो वही कंडीशन लागू होती है। वहाँ कोई नॉन मुस्लिम हो नहीं सकता है, नॉन हिंदू नहीं आ सकता उसके अंदर, सिखों के अंदर कोई सिख नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे क्यों आना चाहिए? आप ये कह रहे हैं कि मैनेजमेंट के लिए अच्छे लोगों की जरूरत है, तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी में अच्छे लोग नहीं होते हैं, बाहर से हमको लेने की जरूरत है। अच्छा, कासिम साहब, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा आपसे कि कुछ जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया, चेंज करने की बात हुई, अमेंडमेंट को लेकर आए हो वाला, सरकार का ये कहना है कि हम इन प्रॉपर्टियों का संरक्षण करना चाहते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत जितनी भी और तंजीमें, जितनी भी मिली तंजीमें हैं, वो सिर्फ मिसलीड कर रही हैं मुसलमानों को, और इसी वजह से हम अलग अलग शहरों में देख रहे हैं कि तनाज़े फैल रहे हैं उस चीज़ की वजह से। नहीं, सवाल ये पैदा चाहिए आप क्या करना चाहते हैं, तो वाज़ेह हो गया। आप हड़प करना चाहते हैं, आप जो है वक्फ बाय यूज़र को ख़त्म करना चाहते हैं, आप लिमिटेशन के कानून को ख़त्म करना चाहते हैं, आप जो है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट पे कब्जा करना चाहते हैं। ये सब तो आपके जो जितनी आपने अमेंडमेंट लाए हैं, 48 अमेंडमेंट, उससे तो ये बहुत क्लियर है। आप कैसे इसको कहाँ से मेंटेन कर रहे हैं? आप तो हड़प करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो सबको नज़र आ रहा है ना। आपने जो तरमीमात दी हैं, जिसको मंजूर कराया है पार्लियामेंट से, उसमें कौन सी ऐसी तरमीम है जो वक्फ की प्रॉपर्टी को महफूज करने के लिए काम कर रही हो? मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का रुख में अगर जाना चाहूँ तो आगे आगे कोई अपने 3 महीने का आप लोगों ने अपने प्लान तैयार किया हुआ है, किस तरीके से एहतजाज करना है? बत्ती गुल भी हमने देखा, पूरे देश भर में हुआ, कई जगह पे बहुत सारी तस्वीरें आई, हमने खुद उसका लाइव कवरेज किया था सलाम टीवी में, कई जगह पे चीज़ें निकल के सही। आगे के प्रोग्राम्स की अगर तफसील थोड़ा सा मैं जानना चाहूँ जल्दी में, तो क्या? देखिए, पहली बात तो ये है कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी इस मामले में एक है, और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी एक नहीं है। हमारे साथ सिविल सोसाइटी के लोग भी हैं, हमारे साथ दलित भी हैं, आदिवासी भी हैं, ओबीसी भी हैं, हमारे साथ अपर कास्ट के लोग भी सब खड़े हुए हैं। तो ये मसला सिर्फ ये नहीं कि मुसलमानों का मसला है, बल्कि आपने देखा होगा कभी एक हिंदू धार्मिक संस्था ने भी हमारे फेवर में पिटीशन फाइल किया है इसके अंदर। तो इसका मतलब ये है कि वो महसूस कर रहे हैं कि आपने हमारे संविधान के साथ खिलवाड़। आज मुसलमानों का नंबर है, कल हमारा भी आ सकता है। हाँ, मतलब ये चीज़ बात आप कहना ये चाह रहे हैं। लोग ये बात लोग महसूस कर रहे हैं। सिखों ने तो ये बात कही है कि अभी आपका पहला नंबर लगा है, उसके बाद हमारा नंबर हो सकता है। तो मेरा कहना ये है कि भाई, जो सरकार लोगों के बुनियादी हुकूक छीन रही है, उसको ये कह रही है ये धार्मिक है और ये सेकुलर है। ये कोई धार्मिक और कोई सेकुलर नहीं। इवन सेकुलर एक्टिविटी जो है, यानी मैनेजमेंट का एक्टिविटी, उसको भी हमारा आर्टिकल 26 जो है वो देता है, संरक्षण देता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के साफ तौर पर है। जिस तरीके से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक पर्सन सैयद कासिम रसूल इलियास बता रहे थे कि आज ज़्यादा बातचीत नहीं हुई, सिर्फ चीफ जस्टिस ने आकर सिर्फ इतना कहा कि मैं रिटायर होने वाला हूं और रिटायरमेंट के बाद पूरी तरीके से इस पूरे मैटर को नहीं सुन सकता। इसको अगले नए चीफ जस्टिस जो आएंगे उनको ट्रांसफ़र कर दिया, जिसको एक मुश्त राय, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उनकी बनी, और जिसके बाद आगने वाली
15 मई को इसको आगे के लिए ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब देखना ये होगा कि 15 मई से जब चाहे नए चीफ जस्टिस की बेंच इसको सुनेगी तो इस पूरे पहलू का क्या रुख होने वाला है। वीडियो न्यूज़ नरेंद्र के साथ सैयद मुबशर, सलाम टीवी, दिल्ली।